हमेशा से हमको यही सिखाया गया है कि बड़ा लोन मत लो, क्रेडिट कार्ड यूज मत करो, अपने आप को कर्ज में मत डालो, जॉब करो सिक्योरिटी मिलेगी, बिजनेस मत करो बहुत रिस्की है। पर हर्षित मेहता कहते हैं रिस्क है तो इश्क है। आपने कभी सोचा कि धीरू भाई अंबानी के पास बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे कहां से आए? 1950 में उन्होंने अपना फर्स्ट मसाले का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे बचाए थे, पर उन्होंने जब कुछ और पैसों की जरूरत पड़ी तो अपनी वाइफ के भाई के साथ पार्टनरशिप करके थोड़े और पैसे जमा कर लिए और फिर धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल हुई। लेकिन धीरू भाई को काफी कंपटीशन भी फेस करना पड़ा, तो उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक करने का डिसाइड किया। जनवरी 1978 में धीरू भाई अंबानी 58,000 मिडिल क्लास लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए, जहां पर उन्होंने 28 लाख शेयर्स को 10 रुपए की फेस वैल्यू से बिड किया था। सिंपल मैथ है, 28 लाख मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 2 करोड़ 80 लाख। 58 लाख लोगों का भरोसा उन पर था, तो आपने कभी सोचा है कि कितना प्रेशर होता होगा? पर धीरू भाई अंबानी ने रिस्क लिया और जब उनकी डेथ हुई उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख को अराउंड 75,000 करोड़ रुपए बना के अपनी फैमिली और इंडिया की और भी फैमिलीज को इसका जबरदस्त सिक्योरिटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया था। पर यहाँ पे सवाल आता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी बच्चा जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। पर इससे पहले आपको यह समझना बड़ा जरूरी है कि क्यों अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों अमीर और गरीबों के बीच में एक्सट्रीम डिफरेंसेस हैं? क्योंकि 80% दौलत 20% लोगों के पास ही है। क्यों अमीर लोग काम करते करते अमीर भी बन जाते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर पाते हैं, और क्यों गरीब लोग इतना फोकस्ड होके पूरा दिन काम करके पैसा बचा के कंजूसी करने के बावजूद भी एक एवरेज लाइफ ही जी पाते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता है जिसके कारण हमें स्ट्रगल करना पड़ता है? तो देखिए, इसका आंसर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक व्हाई द रिच गेट रिचर और रिच डैड पुअर डैड में क्लियरली बताया है, जिसको अगर अच्छे से समझ के आपने अपनी लाइफ में स्ट्रेटेजिकली अप्लाई किया तो आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग एक पुअर, मिडिल क्लास और एक रिच आदमी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, विच इज एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब फॉर्मल एजुकेशन नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीरों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशन को मानते हैं, क्योंकि यही वो एजुकेशन है जो उनको अमीर बनने में हेल्प करती है। व्हाई रिच गेट रिचर में रॉबर्ट कियोसाकी ने 3 मेजर लेसन्स पर फोकस करने की एडवाइस दी है: टैक्सेस, डेब्ट और फैंटम इनकम। पहले तीनों को समझते हैं। नंबर 1, टैक्स। अमीर और गरीब के बीच में पैसों का मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है टैक्स की वजह से। एक अमीर आदमी ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी पुअर और मिडिल क्लास लोगों से कम टैक्स भरता है लीगली। अभी रिसेंटली एक रिच आदमी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें 5 स्टार और 7 स्टार होटल में रहने का कोई शौक नहीं है, पर उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं कि ये सारे एक्सपेंसेस को वो ऑफिस खर्चे पे दिखाएंगे तो उन्हें टैक्स रिडक्शन में काफी हेल्प मिलेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टैक्स गरीब और मिडिल क्लास लोगों का एक मेजर चंक ऑफ इनकम माना जाता है। यूएसए के एक सर्वे के अकॉर्डिंग टैक्स उनके खर्चों की लिस्ट में टॉप 3 में आते हैं, जो कि उनकी इनकम का 21% ले लेते हैं। इसलिए अमीर जानते हैं कि अगर इनकम का बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को दे दिया तो वो मिडिल क्लास और गरीबों वाली लाइफ जिएंगे। तो सिंपल है, बिजनेस के नाम पर एक्सपेंस दिखाओ और अपना टैक्स बचाओ, क्योंकि गवर्नमेंट भी बिजनेस पे टैक्स कट करके इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। यानी अगर आप जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं कि आपके बच्चों के स्कूल फीस गई है कि नहीं, आपके घर में खाना है कि नहीं। पहले टैक्स कट जाएगा आपके सैलरी से, फिर आपको सैलरी मिलेगी। वहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस के नाम पे बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखा सकते हो और लास्ट में जो अमाउंट बचता है उस पर ही टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक नोन ने बिजनेस के एक्सपेंसेस पे खुद के लिए एक आईफोन खरीदा, क्योंकि जैसे हमने बोला गवर्नमेंट को चाहिए बिजनेस प्रॉस्पर करे और इकोनॉमी बूस्ट हो, इसलिए उसने अपने पैसे भी बचा लिए और खुद के पर्सनल यूज के लिए फोन भी खरीद लिया। तो हुआ ना एक अच्छा डिसीजन। डेब्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स जिसका यूज करके रिच हो जाते हैं और मिडिल क्लास और गरीब होते जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वो लोग बिजनेस करेंगे, पर पैसे ना होने के कारण वो जॉब करके पैसे जमा तो करते हैं, बट कंफर्ट जोन में आ जाने के कारण फिर अपने बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं है। पर यही सेम लोगों को जब कार, घर,
कूलर, आईफोन जैसी चीजें लेने का मन होता है, तब ये लोग या तो लोन ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपनी लायबिलिटी खरीद लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। देखा जाए तो फाइनेंस बड़ा ही सिंपल है। जो मेरे पॉकेट में पैसा डाले वो हुए असेट, और जो मेरे पॉकेट से पैसा निकाले वो हुए लायबिलिटी। मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी जियो के लिए 12,850 करोड़ का लोन उठाते हैं। क्यों? धंधे के लिए। अब धंधे और डेप्ट में क्या रिलेशन? तो होता यूं है कि मिडिल क्लास लोग बैंक में अपने पैसे 4 से 5% के इंटरेस्ट पर रखते हैं, और इन्हीं लोगों का पैसा एक रिच बिजनेसमैन 10 से 12% के इंटरेस्ट रेट पर एज ए लोन उठाता है। फिर वो धंधा करता है जिस पर वह 20 से 10% का प्रॉफिट कमाता है, और फिर 10 से 12% का बैंक इंटरेस्ट क्लियर करता है, और फिर बैंक नॉर्मल लोगों को एक मिनिमल इंटरेस्ट देकर पैसों को रोल कर देते हैं। मतलब वो अमीर इंसान ने लोगों का यूज करके पैसा कमाया। यहाँ पर एक सवाल जो आपके दिमाग में आएगा, बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? ये तो बड़ा रिस्क है। तो जैसे हमने कहा, रिस्क है तो इश्क है। कल आप ऑफिस के लिए निकले, ट्रक ने उड़ा दिया, यू आर डेड। तो रोड पर चलना रिस्की है ना, फिर भी लोग रास्ते पर चलना बंद थोड़े करते हैं, बस और ज्यादा अवेयर होके चलने लगते हैं। बिजनेस फेल हो गया तो क्या? कुछ नहीं, पहले तो बैंक आपसे पैसे रिकवर करने की ट्राई करेंगी। अगर रिकवर नहीं कर पाए तो खुद से ही लोगों के पैसे क्लियर कर देगी, क्योंकि बैंक के पास तो आपके ही पैसे है ना। और क्या आपको पता है वो पैसे बैंक को कौन देगा? गवर्नमेंट बैंक को पैसे देगी और रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस करेगी। यहाँ पे बेसिकली आपसे और ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और आपके ही पैसों से आपकी भरपाई होगी। है ना ये अजीब सी बात? इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल मास्टर्स को पैसे नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए। नंबर 3, फैंटम इनकम। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। ऑथर कहते हैं कि फैंटम इनकम भूत की तरह है, होती तो है पर दिखती नहीं है। इस इनकम को एक ऐसा इंसान ही देख सकता है जिसके पास राइट फाइनेंशियल एजुकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम करते हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को पीस ऑफ रियल स्टेट खरीदना है जिसका प्राइस 50 लाख है, तो वो खरीदने से पहले 20% का डाउन पेमेंट करना होगा, और ये डाउन पेमेंट पे करने के लिए वो यूज करेगा अपनी वो इनकम जो टैक्स देने के बाद उसके पास बची है। वही एक अमीर इंसान खुद के पैसों से कभी रियल स्टेट नहीं खरीदेगा, वो बैंक से पैसे ले लेगा और रियल स्टेट खरीद लेगा, और इस ट्रांजेक्शन में जो टैक्स कॉस्ट बचता है वही उसकी फैंटम इनकम है। ये वो इनकम है जिसके लिए वो अमीर इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ा। फैंटम इनकम को यूज करने के लिए उसको दूसरों के पैसों को खुद के फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। बड़े से बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स पैसे बोरो करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, क्योंकि बोरो करके वो बड़े टैक्स ब्रैकेट को एलिमिनेट कर देते हैं। और यही फैंटम इनकम का यूज करके रॉबर्ट कियोसाकी ने 8000 रेंटल प्रॉपर्टीज का एम्पायर खड़ा कर दिया। हाउ मनी वर्क्स। अगर फाइनेंशियली लिटरेसी की बात की जाए तो 28 कंट्रीज में इंडिया का रैंक फाइनेंशियली लिटरेसी की पोजीशन में 23 पर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में 20% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं। क्यों अनिल अंबानी के बैंक में करोड़ रुपए होने के बावजूद भी वो बैंकक्रप्ट हो गए? क्यों माइक टाइसन, जिन्होंने अपनी अर्ली करियर में हद से ज्यादा पैसे कमाए, वो कुछ टाइम के बाद बैंकक्रप्ट हो गए? बात पैसों की नहीं है, बात उन्हें ढंग से मैनेज करने की है। चाय सुट्टा बार के ओनर अनुभव दुबे कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते थे, फिर भी उन्होंने 400 आउटलेट खोले, 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, वो भी बिना किसी फंडिंग के, ओनली एंड ओनली बूटस्ट्रैपिंग के बेस पर। और यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बजटिंग पे ध्यान देना है, इनकम का 20% इन्वेस्ट करना है, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस करवाना है, और बुढ़ापे, बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए प्लान करना है। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर you and how many generation you keep it for। रॉबर्ट कियोसाकी। Most people will suffer but India will conquer। आने वाले सालों में बहुत सारे लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल करने वाले हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। ऑथर कहते हैं कि वेस्ट बूढ़ा हो रहा है। यहाँ मोस्टली बात कर रहे हैं कनाडा, यूएस और यूरोप की, क्योंकि उनके एम्प्लॉइज की एज काफी ओल्ड हो चुकी है। 2 रीजंस की वजह से वेस्ट काफी स्ट्रगल कर सकता है। और कंट्रीज जैसे कि इंडिया, वियतनाम, चीन और अमीर होने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। पहला रीजन है ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी काफी ग्लोबल हो चुकी है, और कंपनी डेफिनेटली वैसे ही कंट्रीज को चूज कर रही हैं जहां पे प्रोडक्शन फैक्ट्री सेट करना चीपर है और जहां पर लेबर भी काफी सस्ता है, जिस वजह से एशियन कंट्रीज एक बहुत बड़ा थ्रेट है दूसरी कंट्रीज के लिए। और नंबर 2 है टेक्नोलॉजी। अब सारे बिजनेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो जो कंट्री टेक फ्रेंडली है वहाँ कंपनी ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाएगी। और यहीं पे इंडिया के पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो अभी हम
सभी को फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस करना चाहिए और साथ ही अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पे भी फोकस करना होगा, जिससे हम इंडिया को आने वाले सालों में और आगे बढ़ा देख सकें। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।